हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिद्धि अपने घर में अपनी माँ चेतना के साथ रहा करती थी। रिद्धि एक बहुत ही ज्यादा गोरी और सुंदर लड़की थी जिसे अपने रंग रूप का बड़ा ही घमंड था। हालांकि रिद्धि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर उसको देखकर ये पोल पाना थोड़ा मुश्किल था। रिद्धि आलोक नाम के एक लड़के से प्यार करती थी जो कि काफी गोरा और गुड लुकिंग था। ऐसे ही एक दिन वो आलोक से मिलती है और उससे बोलती है, आलोक, वैसे तो तुम मुझे सब कुछ बताते हो, पर अपनी फैमिली के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया। बताओ ना, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरी एक छोटी बहन है दिशा। वाओ, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं, मिलवाया भी नहीं उससे। मिल लेना, पर वो अभी यहाँ नहीं है, हॉस्टल में है। कुछ दिनों में आने वाली है, जब आ जाएगी तब मिल लेना। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उसकी नजर एक कपल पर जाती है, जिन्हें देखकर रिद्धि जोर से हंसते हुए आलोक से बोलती है, आलोक, पता नहीं आजकल लोगों की पसंद को क्या हो गया है। क्या हुआ रिद्धि, इतना क्यों हंस रही हो? सामने उस कपल को तो देखो, लड़का कितना स्मार्ट और हैंडसम है और लड़की कैसी है, दूध में पड़ी मक्खी जैसी। अरे पता नहीं कैसे उस लड़के ने इस काली सी लड़की को पसंद कर लिया। रिद्धि का ये बिहेवियर देखकर वो अपनी बहन दिशा के बारे में सोचने लगता है और मन ही मन बोलता है, दिशा भी सांवली है, अगर अभी इसे उससे मिलवाया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। और रिद्धि को मैं खोना नहीं चाहता। अगर दिशा को देखकर रिद्धि मुझसे दूर हो गई तो नहीं 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 नहीं, इससे अच्छा होगा मैं शादी के बाद ही दोनों को मिलवाऊं। ये सब सोचकर आलोक रिद्धि के घर जाकर उसकी माँ से उसका हाथ मांग लेता है और उसकी माँ भी उनके रिश्ते के लिए मान जाती है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में वो दोनों शादी करने के लिए कोर्ट जाते हैं, जहाँ रिद्धि आलोक से बोलती है, क्या आलोक, अब तो दिशा भी आ चुकी है और आज के दिन भी तुम उसे लेकर नहीं आए? वो खुद नहीं आई, बोलने लगी भाभी आएगी तो कोई तो होना चाहिए ना उनका स्वागत करने के लिए। ये सुनकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जिसके बाद जब वो घर आते हैं तो दिशा अपनी भाभी का स्वागत करती है और उसको देखते ही रिद्धि आलोक से बोलती है, ये कौन है? ये तुम्हारी ननद, मेरी प्यारी बहन दिशा। ये तुम्हारी बहन है? सच में? अरे खुद को देखो और इसको देखो, अरे दिन रात लगते हो तुम दोनों। सांवले रंग वाले इंसान नहीं होते क्या? और आपके घर में कोई सांवला नहीं है? छोटी हो तो छोटी बनकर रहो, समझ गई? ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। और हटो मेरे रास्ते से, क्या काली बिल्ली बनकर मेरे रास्ते में खड़ी हो? रिद्धि, ये क्या बदतमीजी है? जिससे तुम ऐसे बात कर रही हो वो मेरी बहन है, समझी? आलोक वहाँ से गुस्से में चला जाता है और रिद्धि उसको मनाने लगती है। वहीं दिशा आकर 2 मिनट में अपने भाई को मना लेती है और बोलती है, भैया, ये तो ननद भाभी का प्यार है और भाभी आई है तो उनके लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल करो। आलोक मान जाता है और सबको डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जहां दिशा अपनी भाभी और भाई से कहती है, वाओ भैया, मैं तो आपकी शादी का ही वेट कर रही थी। क्यों, कोई और शौक देना है क्या? नहीं भाभी, बस कुछ बताना था। क्या बताना है, बता। तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। दिशा अपने बॉयफ्रेंड अनिल के बारे में उन दोनों को बता देती है, साथ ही उसकी फोटो दिखाते हुए कहती है, ये है भैया अनिल और हम दोनों हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं। रिद्धि बेटा, कुछ कर और इसको इसकी असली औकात दिखा। इसने आज तेरी बेइज्जती की थी और भूल मत, इसी की वजह से आलोक ने तुझ पर पहली बार गुस्सा किया था। तो मिलवाना। दिशा ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अनिल को फोन करके अगले हफ्ते ही उसे घर आने को बोलती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और रिद्धि उसके पास आकर अपना और उसका हाथ मिलाकर उससे बोलती है, तो तुमने अनिल को अपने सांवले रंग से कैसे पटाया? हा? अपना रंग देखो और मेरा देखो, तुम जितनी काली हो मैं उतनी ही गोरी हूँ। भाभी,
आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे तुम तो बुरा मान गई दिशा, मैं तो मजाक कर रही थी, क्योंकि आजकल के लोग ना ये बड़ा गोरे काले का भेदभाव करते हैं। औरों का तो पता नहीं, पर आप जरूर करती हो भाभी। इसकी तो सारी हेकड़ी निकालूंगी मैं। रिद्धि मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दिनों बाद अनिल रात को डिनर पर आता है। सभी आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद सब मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बाहर जाकर रिद्धि अनिल को रोककर उससे कहती है, आप तो अच्छे घर से लग रहे हैं। आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से ना हो जो आपके घर की बहू बनने लायक ना हो। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे पता था कि आप मेरी बातों का यकीन बिल्कुल नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रिद्धि अनिल को दिशा की कुछ गंदी सी पिक्चर्स दिखाती है जिसमें वो किसी और के साथ होती है। ये सब देखकर अनिल बिना दिशा से कुछ बात किए उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता है। अनिल का ऐसा रवैया देखकर दिशा को कुछ समझ नहीं आता और वो अकेले रहना शुरू कर देती है। पर आलोक अपनी बहन से बोलता है, दिशा, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस इंसान के लिए हमसे रिश्ता तोड़ दो। आलोक, तुम सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है कि अनिल ने दिशा को उसके सांवरे रंग की वजह से छोड़ा होगा। तुम ही देखो ना, कहाँ वो इतना गोरा चिट्टा और कहाँ हमारी दिशा। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ बस। आलोक अपनी बहन को संभाल ही रहा होता है कि तभी रिद्धि के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और उनके इलाज के लिए 4 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करने हैं। वो ये बात अपने पति को बोलती है और आलोक अपनी सेविंग्स और दिशा की शादी के पैसे सब कुछ जोड़कर 4 लाख जमा नहीं कर पाता। पर दिशा के पास 1 लाख रुपए होते हैं तो वो ये पैसे अपनी भाभी को देकर उनसे कहती है, भाभी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा और आप मेरे से कुछ पैसे भी ले लो। रिद्धि दिशा को ऐसे अपनी हेल्प करते हुए देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उन सारे पैसों को जमा करके अपनी माँ की जान बचा लेती है। और जब उसकी माँ को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में सबके सामने दिशा से माफी मांगते हुए बोलती है, दिशा, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा ही तुम्हारे इस सांवले रंग से जलती रही और खुद को तुमसे ऊंचा दिखाने के लिए मैंने हमेशा ही तुम्हारे साथ गलत किया, जबकि तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। क्या हुआ भाभी, आप साफ साफ बोलिए। तुझसे क्या गलती हो गई मेरी बच्ची? कहीं तूने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था? रिद्धि रोते हुए अपना पूरा सच बताती है कि किस तरह उसने अनिल को दिशा से दूर किया और ये सब पता कर वो अपनी गलती को सुधारने के लिए उनसे एक मौका मांगती है। सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा होते हैं पर उसे ऐसे माफी मांगता हुआ देखकर उसे एक मौका दे देते हैं। रिद्धि सब कुछ पहले की तरह ठीक कर देती है। अब कुछ ही दिनों बाद दिशा की शादी भी अनिल से हो जाती है और दोनों ननंद और भाभी अपने अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। जिसके बाद रिद्धि भी गोरे और सांवले रंग में भेदभाव करना छोड़ देती है। पंक्ति एक बहुत ही सुंदर पर मोटी लड़की थी जिसे सब मोटा मोटा कहकर अक्सर ट्रोल किया करते थे। वो अपने कॉलेज जाती तो उसकी सहेलियां भी उसे मोटी लाली कहकर पुकारती थी, लेकिन साथ ही वो बहुत हॉट भी थी। शॉर्ट ड्रेसेस पहनने के बाद उसका फिगर इतना निखर के आता था कि आजू बाजू के सारे लड़के उसे देखने के लिए पागल हो जाया करते थे। वो बाहर शॉपिंग करने आई होती है कि तभी राज नाम का एक लड़का उसे फॉलो करते हुए मॉल तक आता है और कहता है, हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो जी, बोलिए। वो एक्चुअली मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है और मैंने आपको काफी बार नोटिस किया है। अच्छा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे इम्प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ। इतना कहकर राज उसे अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क ले आता है।
वो कभी उसको वहाँ बोटिंग करवाता तो कभी शॉपिंग। इन सब के बाद वो पंक्ति को सीसीडी में ले जाता है, जहाँ वो बहुत सारी बातें करते हैं। तभी राज कहता है, अच्छा, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा ना बाहर का फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसे अवॉइड करके नॉर्मल खाना ही प्रेफर करती हूँ। और तुम? मैं घर का ही खाना खाता हूँ, मुझे वही पसंद है। वैसे आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। कितनी खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। इस जिंदगी में और क्या चाहिए, अगर मिल जाए मोहब्बत तुम्हारी। ओह, तो जनाब मुझे काफी चाहते भी हैं। जी, आपको बहुत पसंद करता हूँ। इस तरह दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इस तरह उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। अगले ही दिन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपनी फर्स्ट नाइट वाले दिन राज लाइट ऑफ करके उसके करीब जाता है। दोनों एक दूसरे में खोए होते हैं और अचानक दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी राज जल्दी से लाइट ऑन करता है तो देखता है कि पंक्ति उस बेड में फंस गई है, क्योंकि वो पंक्ति के वेट की वजह से टूट चुका था। राज उसे जल्दी से उठाता है और दोनों अपना बेड जमीन पर लगा लेते हैं, जिसके बाद दोनों फिर से रोमांटिक मूड में आकर अपनी फर्स्ट नाइट को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन सुबह जब राज ऑफिस जा रहा होता है तो पंक्ति उसे टिफिन देते हुए कहती है, अरे ये लीजिए। अच्छा है तुमने याद दिला दिया, वरना मैं भूल ही जाता। और हाँ, आज माँ तीर्थ यात्रा से वापस आ रही हैं, तो उनका ख्याल रखना। जी बिल्कुल। पंक्ति घर के सारे काम खत्म कर लेती है। शाम को उसका पति घर आता है और तभी उसकी माँ सुनीता अपने भतीजे के साथ आ जाती है और राज कहता है, अरे माँ, आप आ गई। पंक्ति, जल्दी से माँ के लिए पानी लेकर आओ। ये लीजिए माँ जी। सुखी रहो बहू, सदा सुहागन बनी रहो। अरे सुखी नहीं, सुखी हो जाओ। इतना क्यों अकेले दांत फाड़ रहा है, मुझे भी बता। अरे भैया जी, पूरी दुनिया में आपको शादी के लिए यही मोटी भाभी मिली थी क्या? जस्ट शट अप। और आज कह दिया है, फिर कभी मत कह देना। चलो जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है भैया। बुआ जी, अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। कुछ देर में सब बैठकर खाना खाते हैं तो राज खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। साथ ही अपने ऑफिस के सारे कलीग्स को इनवाइट करता है। अगली शाम को राज के ऑफिस स्टाफ घर आते हैं और राज उन्हें अपनी बीवी के हाथ का लजीज खाना सर्व करते हुए कहता है, खाइए ना प्लीज, एंजॉय योर फूड। प्लीज तुम ही खाओ ये वाली चीजें। इतना कहकर राज साइड हो जाता है और रसोई में से पंक्ति को बुलाकर कहता है, मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ। हेलो। जी नमस्ते। सब लोग उसे देखकर मन ही मन में हंसते हैं और पंक्ति पास खड़ी एक लड़की को स्नैक सर्व करती है। ये लीजिए समोसे खाइए, बहुत ही टेस्टी बनाए हैं। जब भी तो आप इतनी हेल्दी हो, आई मीन आप कितनी तंदुरुस्त हो ऐसा अच्छा खाना खाकर। पार्टी में सारे कलीग्स राज की बीवी को मोटी बहू कहकर ही बात करते हैं। इससे पंक्ति को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचती है, तो वहीं राज को शर्मिंदगी होती है। अगले दिन राज जब ऑफिस जाता है तो सब उसकी वाइफ की बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाता है और गुस्से में आकर अपनी वाइफ को ट्रेडमिल ला कर देता है और कहता है, अगर तुमने अब से कुछ भी ऐसा वैसा बनाकर खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दिन में अब से तुम बस 2 रोटी ही खाओगी। और हाँ, डेली तुम्हें मॉर्निंग एक्सरसाइज और डाइट करनी है। राज, ये आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा चूचपाड़ करने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत ताने सुने अपने ऑफिस में, समझी? वक्त बीतता जाता है। जहाँ एक तरफ वो राज के डर के कारण कम खाना खाती, तो वहीं उसकी सास अपने बेटे के कान भरती रहती। ऐसे ही एक दिन, अरे देख रहा है तू इस नास पीटी को, तेरे पीछे पता नहीं क्या क्या अटरम सटरम खाती रहती है। मैं तो बड़ा मना करती हूँ, लेकिन इसका क्या भरोसा है अब। अच्छा, मेरी पीठ पीछे तू ये सब करती है?
नहीं राजी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाना भी नहीं खाती। अब मुझे बहुत भूख लगती है, मगर फिर भी मैं खाना अवॉइड करती हूँ। राज उसे चांटा मारकर रसोई तक ले जाता है और फ्रिज में से जबरदस्ती चीजें ठूस ठूस कर उसे खिलाने लगता है और कहता है, ले खा, और कितना खाना चाहती है, खा मोटी। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू मुझे 2 महीने में पतली चाहिए, वरना तेरा वो हश्र करूंगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकती। मेरे ऑफिस वालों को चैलेंज करके आया हूँ मैं। मुझे दर्द हो रहा है राज, आप मेरे साथ ऐसा भी क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना। जितना बोला है उतना कर। ये देख, वजन देख अपना, भैंस की तरह बढ़ती जा रही है। पंक्ति ऐसे ही रोती रहती है और खाना नहीं खाती, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आकर उसका चेकअप करती है और कहती है, जी देखिए, इनकी बॉडी में बहुत वीकनेस आ गई है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। डॉक्टरनी जी, आपको ये मोटी लड़की कहाँ से कमजोर लग रही है? जरा इसका शरीर तो देखिए। वो सिर्फ इनका शरीर ही ऐसा दिख रहा है, इनको असल में बहुत कमजोरी है। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद भी माँ बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। पतला ना हो पाने पर राज उसे मारने की कोशिश करता है। किसी तरह पंक्ति अपनी जान बचाकर वहाँ से राज को धक्का देकर भाग जाती है। भागते भागते वो पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है और पुलिस को सब बता देती है। पुलिस दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार करने आती है। पुलिस उसे ले जा ही रही होती है कि पंक्ति कहती है, राज, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? क्यों किया राज? मैंने इस बात से कब मना किया था कि मैं पतली नहीं होंगी, लेकिन इसमें भी टाइम लगता है। ये कोई जादू नहीं है जो 1 सेकंड में मैं पतली हो जाऊंगी, समझी तुम? अरे बहू, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे क्यों हथकड़ी लगवा दी? सबसे ज्यादा तो आपका ही दोष है। आपने अपने बेटे को एक बार भी नहीं समझाया और उसने मेरे साथ मारपीट की, तब भी आपने कुछ नहीं बोला। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को ले जाइए। इस तरह पंक्ति अपनी लाइफ अकेले ही जीने लगती है और साथ ही अपने पति के इस बुरे व्यवहार का मुंह तोड़ जवाब देती है और खुद को थोड़ा मेंटेन कर लेती है, जिसके बाद वो थोड़ी और हॉट बन जाती है और राज को भुलाकर किसी और अच्छे जीवन साथी से प्यार करके अपने जीवन को संवारती है। दिल्ली शहर में बबीता नाम की एक बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत रहा करती थी। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटे बेटे का नाम अजीत था। उसके दोनों बेटों की शादी हो रखी थी। दोनों बहुएं अपनी सास बबीता से बहुत डरा करती थी। दोनों की अपनी सास के आगे एक ना चलती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों मिलकर खाना बना रही होती हैं और बबीता उन्हें जोर से चिल्लाते हुए बुलाती है, रे रश्मि, करिश्मा, रे हमारी दोनों बहुएं, रे निठल्ली की निठल्ली, कहाँ मरगी दोनों की दोनों? रे आज खाना खिला दोगी या मेरी बरसी पे ही खाना भिजवाओगी? ये लीजिए माँ जी, खाना बन गया है। जी माँ जी, वो हम ला ही रहे थे। ये रहा आपका पानी। रे पतानी, कैसी करमजली बहुओं को मैं अपने घर ले आई। एक तो काम ठीक से नहीं करेंगी, ये भगवान। सॉरी माँ जी। रे कतई चुप हो जाए एकदम, दोनों की दोनों। जाओ जाके घर के बाकी काम करो। कुछ देर बाद बबीता अपने कमरे में 2 बार ताली बजाती है और ये आवाज सुनकर दोनों बहुएं भागी भागी जाती हैं और एक अपनी सास के पैर की तरफ, दूसरी बहू फल की थाली में से अपनी सास को अपने हाथ से अंगूर खिला रही होती है। और तभी सास कहती है, रे ओ नासपीटी, सही से पैर दबा। जी माँ जी। रे रे रे, तेरे से भी बोल रही हूँ करमजली, इतनी जोर से पैर क्यों दबा रही है? रे अपना गुस्सा निकाल रही है क्या? नहीं तो माँ जी। रे सही से खाना क्यों नहीं खिला रही? कीजिए माँ जी, ये लीजिए। बबीता का सारा वक्त
बहुओं को खरी खोटी और उनसे काम करवाने में ही गुजरता है। बहुएं भी सास की डांट से परेशान होते हुए कहती हैं, पता नहीं माँ जी अपने आप को क्या समझती है, जब देखो हम पर बस चिल्लाती ही रहती है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ जी बहुत ज्यादा दोष जमाती हैं हम पर। हाँ करिश्मा, मेरी तो अब कमर ही दर्द हो रही है। मेरा भी दीदी। ऊपर से हम तो अपने पति को अपनी माँ जी के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। हाँ करिश्मा, तू बिल्कुल सही कह रही है। इतने दरवाजे पर बेल बजती है और करिश्मा दरवाजा खोलती है। देखती है कि उसका पति और जेठ काम से वापस आ गए हैं। तभी दोनों सबके लिए खाना टेबल पर लगा देती हैं और सबसे पहले अपनी सास को खाना देती हैं, जिसे खाकर वो कहती है, रे कड़मुइयो, यो क्या बनाया है? ऐसी रोटी एकदम अपने शक्ल जैसी बना रखी है एकदम, और सब्जी एकदम खराब। माँ जी सही तो है ये रोटियाँ। अरे सास से जुबान चलाएगी, दोबारा बना कर ला, वरना आज ही तेरा मोर बनाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। रश्मि जल्दी से दूसरी रोटी और सब्जी को तड़का लगाकर लाती है। इतने में उसके दोनों बेटे खाना खाने आते हैं और खाते हैं। तभी बबीता कहती है, आहा, क्या स्वाद है! अरे खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है मेरी बहुओं ने। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करके कहती हैं, दीदी, माँ जी कितना झूठ बोलती हैं अपने बेटों के आगे। हाँ करिश्मा, देख कैसे बोल रही हैं, तारीफें कर रही हैं हमारी, और अभी 2 मिनट पहले तो इन्हें ये रोटियां जली हुई लग रही थी। हाँ दीदी। ओए, तुम दोनों खड़े क्यों हो? अरे बैठ जाओ, खाना खा लो। जी माँ जी। दोनों बैठकर खाना खाती हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। बबीता राहुल के हर जन्मदिन पर सुबह जल्दी उठकर पूजा किया करती थी। घड़ी में सुबह के 6 बज रहे होते हैं और इस दिन राहुल का जन्मदिन होता है। बबीता दोनों बहुओं का इंतजार कर रही होती है पूजा शुरू करने के लिए, लेकिन दोनों बहुएं बहुत देर से आती हैं और ना ही उन्होंने कोई पूजा की तैयारी की होती है। इन सब से बबीता भड़क जाती है और वो भड़कते हुए कहती है, रे नासपीटियों, मेरे बेटे की खुशी और उसकी कामना के लिए ना दोनों की दोनों एक दिन जल्दी नहीं उठ सकती थी। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, वो दरअसल अलार्म नहीं बजा था आज। रे मुझसे पहले कह देती, तेरे कान के नीचे 4 बजाती तो तू तो उठती साथ में जो तेरी देवरानी है ना, वो भी उठ जाती। कुछ दिनों बाद दोनों बहुओं ने बबीता का कोई काम बिगाड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को सजा में एक को चक्की पर बहुत सारा गेहूं पीसने के लिए देती है और दूसरी को बहुत सारी सूखी लाल मिर्च को कूटने के लिए बड़े से इमाम दस्ता देती है। ये देखकर दोनों बहुओं का बुरा सा मुंह बन जाता है। धीरे धीरे दोनों अपना काम शुरू कर देती हैं। काम करते करते दोनों का आधा दिन बीत जाता है। दोनों थक कर चूर होते हुए कहती हैं, अरे दीदी, और कितनी चक्की चलाऊं मैं? मेरा हाथ तो टूटे जा रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे, अब मुझसे नहीं होगा। मुझसे भी अब और नहीं पीसा जा रहा, और ये लाल मिर्च पीस पीस कर तो मुझे छींक के साथ साथ आंसू भी आ रहे हैं। 3 घंटे बीत जाते हैं। दोनों बिना खाए पिए आंगन की कड़ी धूप में पिस पिस कर थक जाती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, दीदी अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे पानी पीना है, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे भी करिश्मा। इतना कहकर दोनों बेहोश हो जाती हैं और धड़ाम से जोर की आवाज सुनकर बबीता आंगन में आकर देखती है। उसकी दोनों बहुएं रश्मि और करिश्मा जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। बबीता जल्दी से अपने दोनों बेटों को फोन करके एम्बुलेंस मंगवाती है। दोनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं।
जहाँ डॉक्टर दोनों का चेकअप करके कमजोरी की दवाई दे देते हैं। साथ ही उसकी बड़ी बहू रश्मि की प्रेगनेंसी की बात भी बताते हैं। ये सुनकर परिवार के सारे सदस्य खुश हो जाते हैं और राहुल हॉस्पिटल में सबको मिठाई बांट देता है और कुछ ही देर में दोनों घर वापस आती हैं। तभी बबीता उनसे कहती हैं, रे बहू, तुम दोनों मने माफ कर दो। पता नहीं के कहन लाग रही थी मैं तुम लोगों को, और के सहना पड़ा तुम्हें मेरी वजह से। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप तो हमारा मान सम्मान है, इसीलिए तो आपका कहा सराखों पर। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ जी हमारी सास नहीं, बिल्कुल माँ जैसी हैं। रे बहू, आज तुम्हारी वो सास शर्मिंदा है। रे बहू, मने माफ कर दो दोनों। तभी दोनों एक दूसरे को आंख मारती हुई अपनी सास से कहती हैं। नहीं माँ जी, हम आपको माफ नहीं कर सकते। बबीता दोनों को देखकर उदास हो जाती है। तभी दोनों कहती हैं, अरे माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे हम दोनों तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। अरे अच्छा जी, भूलो मत, मैं तुम्हारी वही दहशत फैलाने वाली सास हूँ। दोनों का डर कर छोटा सा मुंह हो जाता है और फिर बबीता उनसे कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, डर गई। बबीता हंसते हुए दोनों की नजर उतार लेती है। कुछ महीनों बाद रश्मि एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और सारा परिवार उसके साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है और सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। खुशबू एक बहुत ही सिंपल और सीधी साधी लड़की होती है। उसके घर में उसकी माँ रीमा और पापा रामू थे। घर में खुशबू सभी की लाडली थी। वो अमन नाम के एक बहुत ही अमीर और हैंडसम लड़के से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। ऐसे ही एक दिन घर में खुशबू की शादी को लेकर बात चल रही होती है, जिसे वो सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और जल्दी से कॉलेज जाकर अमन से मिलती है। अमन, अब कुछ दिन में हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर हम रोज रोज मिल नहीं पाएंगे और घर में मेरी शादी की बात भी चल रही है। अरे मेरी जान, परेशान क्यों होती हो? प्यार करता हूँ तुमसे और शादी करके लेके जाऊंगा। पता है अमन, तभी तो बोल रही हूँ कि तुम अपने घर वालों से बात करो ना। ओके बाबा, एक हफ्ते में मम्मी पापा से बात करता हूँ। चलो अब हंस के दिखाओ और खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है अब। अमन और खुशबू खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो बोलो मेरी जान, क्या ऑर्डर करूँ? जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर तो मैं तुम्हें खा लेता हूँ। सबसे ज्यादा मुझे तुम अच्छी लगती हो। पागल हो गए हो क्या तुम? कुछ भी बोलते हो मतलब। हाय, ये कातिल हंसी, इसी पे तो फिदा हूँ मेरी जान। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। अमन खुशबू का मूड ठीक करने के लिए टेबल पर रखे चाकू चम्मच उठाकर करतब दिखाने लगता है, जिसे देखकर खुशबू बहुत खुश होती है। ऐसे ही वो चाकू हवा में उछालने लगता है और चाकू सीधा आकर खुशबू की नाक पर लगता है और उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। अमन ये सब देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर अमन को बताते हैं, देखिए अमन जी, चाकू बहुत ही रफ्तार के साथ खुशबू की नाक पर लगा था, जिस कारण उनके नाक के आगे का हिस्सा कट गया है। हमने उन्हें ट्रीटमेंट दे दिया है। थोड़ी देर बाद उनको होश आ जाएगा और आप उनसे मिल सकते हैं। थोड़े समय बाद अमन खुशबू से मिलने उसके पास जाता है। खुशबू, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो भी हुआ वो सब एक हादसा था। तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और मुझसे वादा करो कि आज जो कुछ भी हुआ तुम ये कभी किसी को नहीं बताओगे। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। तो वहीं खुशबू के माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। साथ ही उनको अपनी बेटी की शादी की और भी ज्यादा चिंता सताने लगती है।
क्योंकि इस हादसे की वजह से उसकी नाक जो कट गई थी। कुछ ही दिनों बाद खुशबू और अमन दोनों अपने अपने घरों में अपने रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं। यहाँ खुशबू के घर वाले शादी के लिए राजी हो जाते हैं, पर अमन की माँ मीरा खुशबू की कटी हुई नाक देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है और अपने बेटे की जिद के लिए वो हाँ कह देती है। कुछ ही दिनों बाद खुशबू और अमन की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। खुशबू अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी सास उसे खरी खोटी और उसकी नाक का मजाक बनाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं और मीरा सबके सामने अपनी बहू का मजाक बनाने का सोचती है। अरे ओ सुर्पनखा, कहाँ मर गई घर में? अरे दिखता नहीं क्या तुझे मेहमान आए हैं? जी माँ जी, बस घर का काम ही कर रही थी, कहिए। अरे ओ बदशक्ली सी, कहाँ मर गई? जरा मेहमानों के लिए कुछ लेकर तो आ बढ़िया सा। जी माँ जी, ठीक है। और हाँ, सब कुछ ठीक से लाना और अपनी नाक की तरह कहीं आधा अधूरा मत ले आइयो कुछ। जी माँ जी, ठीक है, मैं ठीक से लेकर आऊंगी। मीरा मन ही मन खुशबू को कोस रही होती है कि तभी टेबल से उसके पैर पर चोट लग जाती है। खुशबू भागी भागी अपनी सास के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे मैं तो मर गई करमजली। अरे जब से तू इस घर में आई है पूरी मनहूसियत फैला दी है तूने यहाँ पर। पता नहीं कब मेरा पीछा छूटेगा तुझसे, अब शगुनी कहीं की। पर माँ जी, मैंने क्या किया? आपका पैर खुद ही तो टेबल से टकराया है, तो आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं? अरे मैं सब जानती हूँ, तेरी खुद की नाक तो है नहीं, ऊपर से मेरा पैर कटवाना चाहती है ताकि मैं भी अधूरी हो जाऊँ तेरी तरह। खुशबू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं, पर मीरा की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। वो अपनी बहू को और ज्यादा सताना शुरू कर देती है, पर बेचारी खुशबू चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। ऐसे ही एक दिन मीरा बासमती चावल का पुलाव बनाती है। तभी खुशबू बाजार से सब्जियां लेकर घर आ जाती है और अपनी सास को रसोई में देखकर बोलती है, अरे माँ जी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं आ तो रही थी, मैं बना देती हूँ खाना, आप बैठ जाइए, मैं देखती हूँ। बस बस बन गया। आज मैंने अमन के पसंद का पुलाव बनाया है, देख कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। वाह माँ जी, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कितने खिले खिले बने हैं। आहा, अरे मैंने भी किसे बोल दिया, तेरी तो नाक ही नहीं है। माँ जी, आप हमेशा ही मेरा मजाक क्यों बनाती हैं? अरे शुक्र मना कि तेरा मजाक ही बनाती हूँ। अरे मेरे बेटे की वजह से मेरे हाथ बंधे हैं, नहीं तो तेरे जैसे कचरे को तो मैं अपने घर में कभी रखूँ ना। पता भी है तुझे कि कितनी बेइज्जती होती है हमारी तेरी वजह से। तभी वहाँ अमन आ जाता है और अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और बोलता है, माँ, ये क्या तरीका है बात करने का? भूलिए मत, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो मेरी बीवी है और मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। फिर तो कानों में रुई डाल कर बैठ जा, क्योंकि मैं तो कल मुही तुझे रोज रोज सुनाऊंगी। तभी अमन उस हादसे के बारे में अपनी माँ को सब बताता है, जिसमें अमन के हाथों से लगे चाकू से खुशबू की नाक कट गई थी और उसकी ये हालत हो गई थी। सच सुनने के बाद मीरा का सर शर्म से झुक जाता है। माँ, खुशबू की जैसी भी हालत हुई है आज वो मेरी वजह से हुई है, और उसने आज तक यह बात कभी किसी को नहीं बताई और ना मुझे बताने दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई भी मुझसे नफरत करे, मुझे कुछ कहे, किसी के सामने मेरी इज्जत कम हो, और आप उसी पर सवाल उठा रही हो। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया और तूने मेरे बेटे के लिए इतना सब कुछ सहा, इतना कुछ किया। तेरी जैसी बहू नसीब वालों को मिलती है बच्चे। आजा मेरी लाडो, मेरे गले लग जा। इस तरह मीरा
खुशबू को अपने दिल से अपनाकर अपनी बहू के रूप में उसे स्वीकार कर लेती है और खुशी खुशी उसे सबसे मिलवाती है। साथ ही उसे बहुत प्यार भी देती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गोपाल अपनी इकलौती बेटी मधु की शादी अरुण नाम के एक बहुत ही अमीर और अच्छे लड़के से करवाना चाहता था, पर मधु शादी से कुछ दिनों पहले ही अपने बॉयफ्रेंड राकेश के साथ भाग जाती है और बेचारा गोपाल अपनी इज्जत बचाने के लिए जारा नाम की लड़की से बात करता है। ए लड़की, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसके बदले मैं तुम्हें कीमत दूंगा। ये पकड़ो कुछ पैसे, बाकी काम होने के बाद। अरे काम क्या है सेठ, ये बोल। कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है, पर वो मेरा मुंह काला करवा कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। बस अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। शादी वाले दिन तुम बस मेरी बेटी की जगह बैठ जाना और शादी होने के बाद तुम्हारा जो मन करे कर लेना। उसके साथ रहना हो तो उसको साथ रहना या अपने धंधे में वापस चली जाना। हो जाएगा सेठ तेरा काम, पर बाकी का पैसा मैं शादी वाले दिन ही लूंगी, समझा? हाँ हाँ ठीक है, मिल जाएगा। बस उस दिन अपने मुंह पर कंट्रोल रखना और थूकना मत। तू अपने काम और मेरे पैसों से मतलब रखना। वैसे भी जारा जो बोलती है ना, उसको पूरा करके ही दम लेती है, समझे क्या? इतना बोल गोपाल वहाँ से चला जाता है और शादी वाले दिन मधु की जगह पर जारा घूंघट डालकर बैठ जाती है। अरुण और जारा की शादी हो जाती है। उनकी शादी होते ही जारा खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी सास उमा पर थूक देती है, जिस पर उमा बोलती है, भाई साहब, आपने अपनी बेटी को कोई संस्कार नहीं दिए क्या? इसने तो मुझे माफ करना, उसने देखा नहीं होगा, घूंघट में है ना। जैसे तैसे जारा और अरुण की शादी हो जाती है और जारा को विदा कर गोपाल भी बिना किसी को कुछ बताए गुपचुप तरीके से शहर छोड़कर दूर चला जाता है और जारा अरुण के साथ अपने ससुराल जाते हुए रास्ते में सोचती है, अबे जारा, कहाँ फंस गई तू रे? ये पागलों की फैमिली पता नहीं कब तुझे अकेला छोड़ेंगे और कब तू इधर से छूमंतर होगी। जारा वहाँ से भागने की सोच ही रही होती है कि वो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं और उमा जारा को गाड़ी से उतार कर बोलती है, लो बहू, आ गए हम। साला, ये घर है या महल? अरे कौन है तू? और मेरी बहू मधु कहाँ है? अरे हट हलकट, अब मैं ही तेरी और इस घर की बहू है। साला, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी घर होता है। अब तो सारा कहीं नहीं जाने वाली। जो भी हो तुम, निकलो मेरे घर से, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। अब जो है ना, वो मैं ही है और मैं ही तेरी बीवी है। और देख, मुझे घर और पति का ना बहुत शौक है, तो मैं तेरा और तेरी इस माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, समझा क्या? मेरी मधु को कहाँ छुपा रखा है? रुक जाओ, मैं अभी गोपाल पापा को फोन करके तुम्हारी हकीकत बताता हूँ। जारा थूक फेंक सोफे पर लेटकर उसको पूरा सच बताती है कि वो कौन है, कहाँ से आई है और किसके कहने पर। पूरी सच्चाई सुन उमा और अरुण के तो होश ही उड़ जाते हैं और जारा उनको धमकी देती है, देख अरुण और मेरी सासू माँ, थोड़ा बहुत कानून ना अपन भी जानती है, तो तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मुझे अपनी बहू और तू मुझे अपनी बीवी मान ले। और तेरी कसम, मैं ना बहू का फर्ज बहुत अच्छे से निभाऊंगी, सच्ची। ना चाहते हुए भी उमा और अरुण को उसे अपनाना पड़ता है और धीरे धीरे जारा एक अच्छी बीवी और बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है और दोनों की खूब सेवा करती है। वो अपनी ईमानदारी से अरुण का तो दिल जीत ही लेती है, पर उमा उसको अपनी बहू के रूप में अभी भी नहीं अपनाती।
ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन ज़ारा उमा के पैर दबाती है। सासू जी, मैं कितने अच्छे से तेरा ख्याल रखती है, घर का सारा काम करती है, और अब तो अरुण ने भी मुझे अपना लिया है, तो तू काहे को नहीं अपनाती? इस लड़की को ना मैं कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। ना तो खाने का ढंग, ना रहने का, ना बात करने का। गवार कहीं की। तेरी असली जगह जहाँ से तू आई है ना, वही है। तो यहाँ की रानी बनने के सपने मत देख। ज़ारा को अपनी सास की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने रूम में चली जाती है और घर में थूक कर अपने पति के गले लगकर बोलती है, मैं गंदी जगह से आई है ना, इसीलिए तेरी माँ कभी मुझे प्यार नहीं करती, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती। क्या हुआ यार ज़ारा, तुम तो इतनी अच्छी हो, ऐसी जगह से होने के बाद भी तुम वहाँ के लोगों से बिल्कुल अलग हो, और तुमने इस घर की सारी जिम्मेदारियां भी कितने अच्छे से उठा ली है, और अब तो मैंने भी तुम्हें अपना लिया है। पर सासू तो बोलती है कि मुझे खाने पीने का कोई ढंग नहीं है, बात करने का तरीका नहीं आता, मैं गंवार हूँ, उन्हें शर्म आती है मुझे अपनी बहू बोलने में। तेरे साथ भी ऐसा ही है क्या? तुझे भी शर्म आती है मुझे अपनी बीवी बोलने में? तभी तो तू मुझे कहीं अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाता है ना? ज़ारा की बात सुन अरुण को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और धीरे धीरे अरुण ज़ारा को वो सब गुण सिखा देता है जो एक अच्छे घर की बहुओं में होते हैं, और उसको चलना, बोलना, कैसे खाना पीना, बात करना सब सिखा देता है। और कुछ ही दिनों में ज़ारा सब सीख भी जाती है, बस अपनी एक आदत छोड़ ही नहीं पाती थी, वो थी थूकने की। ये लीजिए माँ जी आपका खाना। माँ जी, अब तो मैं बिल्कुल वैसी ही बन गई हूँ जैसी आपको पसंद है। थू, अब तो आप मुझे माफ कर दीजिए और अपना लीजिए। जिस दिन तू यहाँ थूकना बंद कर देगी ना, उस दिन मैं तुझे अपनी बहू मान लूंगी। हाँ पर मुझे पता है ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तू एक गंवार लड़की है और तू अपनी इस आदत से मजबूर है, इसे तू कभी नहीं छोड़ सकती। अपनी सास की बात सुन ज़ारा मन ही मन में अपने थूक फेंकने की आदत को छुड़ाने का संकल्प लेती है, और अब जब भी उसे थूकना होता तो वो वॉशरूम चली जाती या वॉश बेसिन में थूक लिया करती। धीरे धीरे वो अपनी ये आदत भी ठीक कर लेती है और एक दिन वो बिल्कुल वैसी ही बन जाती है जैसा उमा चाहती थी। और एक दिन ज़ारा पूजा कर अपनी सास से बोलती है, माँ जी आरती ले लीजिए और मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। आखिरकार तूने मेरा दिल जीत ही लिया। हाँ। उमा अपनी बहू को गले से लगा लेती है। उमा को ज़ारा पर फक्र महसूस होता है और वो उससे माफी मांगते हुए गर्व से बोलती है, बस माँ जी आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी जगह अगर कोई और भी होता या फिर मैं भी होती तो मैं खुद भी मुझ जैसी किसी लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, मुझे अपना लिया है, और आपकी जिद की ही वजह से आज मैं एक अलग और एक अच्छी इंसान भी बन गई हूँ। थैंक यू माँ जी। और अब उसकी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और वो गोपाल को मन ही मन में शुक्रिया करती है कि आज जाने अनजाने में उसकी वजह से उसको अरुण जैसा पति और उमा जैसी सास मिली। सब कुछ ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।